हिंदू की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मी को सहा और अंग्रेजों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने ही बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब कहीं जाकर हम आज आजाद देश में सांस ले रहे हैं और आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मना सकते। लेकिन अंग्रेज हमेशा से भारत में, बल्कि जब वो मेलों के सफर तय करके भारत आए थे, तब यहाँ पर मुगलों का राज था। और अगर मुगल ना चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत में एक और मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था। तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे हालत में अंग्रेजों को भी भारत में राज करने के लिए एड़ी की चोटी का जोर लगाना पड़ता था। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। लेकिन इस इतिहास में सवाल यह आता है कि मुगलों के उसे शक्तिशाली साम्राज्य को आखिर अंग्रेजों ने किस तरह खत्म किया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको वही दास्तान सुनाने वाले हैं, तो उसी बात पर चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इतिहास को एक और नए अध्याय को इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग चौथाई हिस्सा भारत में ही उपजता था। और यही वजह थी कि भारत उसे समय सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया की नजर इसी सोने की चिड़िया पर ही टिकी हुई थी। ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहते। उसे समय हिंदुस्तान में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज था और ऐसा माना जाता कि अकबर अपने दौर के सबसे ज्यादा दौलतमंद बादशाह था। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और उसी समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम की शासनकाल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। अफसोस की आपस के गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्टार पर केवल 3 से 4% उत्पादक पर क्लिक कर रहा था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उनके मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की कर रहे थे। हालत इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाज को ही लूटकर अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक ब्रिटिश नवी को समुद्री यात्रा के दौरान भारत के अपार संप्रदा और समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक एक खबर जल्दी पहुंच गई। फिर आया समय 1600 का, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उसे कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी के सदस्य ने जब अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। इधर भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद मुगल बादशाह के दक्ष पर अकबर के बेटे जहांगीर की टॉक्स उससे कर दी गई। 1608 के इधर जहां की दिल्ली के पर अंग्रेजों की चाल से बेखबर हिंदुस्तान पर राज कर रहा था और उधर कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते से गुजरात के सूरत में अपने कुछ व्यापारियों जहाज के साथ प्रवेश कर चुके थे। और बस उनके आगमन के साथ ही भारत पर ऐसी काली छाया मरड़ाने लगी कि जिसने भारत को ऐसे कला इतिहास दिया जो सृष्टि के अंत तक भी बुलाया नहीं जा सकेगा। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की घोषणा कर दी और अपने इसी प्रस्ताव के साथ काफी बेशकीमती उपहार को लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने कुछ साथियों साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचे। बादशाह जहांगीर उसे समय तो दर्ज और पुर्तगालियों के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, पर अंग्रेज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो लगातार इस व्यापारिक समझौते के साथ नए नए प्रॉफिटेबल
दिल से जोड़ते हुए बार बार जहांगीर के पास जाते रहे और अंततः कुछ समय बाद ही जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को व्यापार की मंजूरी दे दी। और यह मंजूरी मिलते ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, बम्बई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिस वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी भी इन फैक्ट्री से जुड़ गए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था। अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेजों के मन में इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली। इसी उद्देश्य से आज 1686 में ब्रिटिशर ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और अंग्रेज से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशर को पूरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिशर को एक बात तो समझ में आई गई थी कि मुगलों को वो जंग लड़कर तो हरा नहीं सकते, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था। लेकिन जिनके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपने, जिसका फायदा वर्षों बाद भी आज तक भारत के धूर्त नेता उठाते हैं और राज करते हैं, और वो कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल की, यानी आपस में फूट डालो और इन पर राज करो। जंग में हराने के बाद ब्रिटिश और औरंगजेब से माफी मांगते हुए ये वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ कर दिया और वे अपना व्यापार उसी तरह चालू रखने की आज्ञा भी दे दी। लेकिन मुगलों द्वारा ब्रिटिश को माफ करना ही मुगलों के अंत का सबसे बड़ा जरिया बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुगल सुल्तान पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे, और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब कमजोर शासक मुगल बादशाह बन गए, जो कि मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से चला ही नहीं पाए। ये अनुभवहीन मुगल बादशाह रोज नए नए नियम बनाते और उन्हें बदलते रहते, और उनकी इसी तरह की बेवकूफियां के चलते अंग्रेजों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल 17 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक कर्मचारी किया, जिसमें उन्होंने बहुत छोटी सी रकम सालाना फीस के रूप में देकर बिना किसी लगाने या करने व्यापार की इजाज़त मिल गई। और इसी दौरान फारसिया के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण बोल दिया, और चूंकि ऐसे में मुगल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने को खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए इस आक्रमण के बारे में पता ही नहीं चला, और फारसियन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गए और दिल्ली की गति मुगलों के हाथ से लगभग छूट गई थी। स्थिति को पूरी तरह बिगड़ते हुए देखकर मुगल बादशाहों ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए, जी हाँ, उसे दौरान में लगभग 2 करोड़ रुपए और कई बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर हो गया था। अंग्रेजों की साजिश भी उन्हें कुछ समझ में आने लगी, पर अफसोस कि अब वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था और उन साम्राज्य भी अंग्रेज लगातार भारत पर कब्जा करने की अलग अलग रणनीति अपनाते जा रहे थे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तक हटा करके लिए जंग छेड़ दी, और साथ अंग्रेजों ने वहां के हिंदुओं और मुसलमान में आपसी फूट डालकर डिविडेंड रूल को कूटनीति लागू की, जिसे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे और नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। पॉन्ची के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीत गया और भारत पर
अंग्रेजों की ताकत और अधिकार भी उसी के साथ साथ बढ़ते जा रहे थे। सन 1764 में अंग्रेजी फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल के नवाब शाह आलम द्वितीय इन तीनों को हरा दिया। इसके अलावा निजाम और मैराथन के बीच में भी फूट। अंग्रेज ने पहले तो उन्हें लड़ाया और फिर उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर खुद उनकी कमजोरी सी को हराकर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों ने अपनी इसी रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग तो हर एक क्षेत्र पर अपना संपूर्ण कब्जा जमा लिया, जिसके बाद उन्होंने व्यापार और अपने अधिकार क्षेत्र के अन्य कई चीजों पर अपनी मरम जी की टैक्स लगाकर भी काफी कमाई करी और भारत के अंदर तक लूट लिया। अंग्रेजों को अभी भारत में पूरी तरह से राज करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपने साथ शामिल करना था और उन्होंने उन बड़े जमींदारों के साथ अपने साथ मिला लिया जिन्होंने उन्हें आगे चलकर काफी फायदा हो सकता था। यूँ तो अंग्रेजों ने भारत में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू करना, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे वगैरह लाना, जिन वजह से कई समाज सुधारक अंग्रेजों से प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे। मगर यही विश्वासघात की वजह थी कि 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जिम्मेदार और समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ हो गए थे, जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेजों को भारत पर जीत हासिल करने में मदद मिली। भारत पर जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने अपना बंदी बनाकर रेंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटे व खानदान के तमाम लोगों की मौत की नींद सुला दी और पूरे भारत को अपना गुलाम बना दिया। तो दोस्तों, यह थी वो दुख भरी दास्तान जिसमें मुगलों की एक गलती और अपने निजी स्वार्थ की भावना ने अंग्रेजों को भारत में पांव पसारने का मौका दे दिया और उनकी इसी गलती का खामियाजा हिंदुस्तानियों की कई पीढ़ियों को भोगना पड़ा। वैसे आपके नजरिया से अंग्रेजों के आगमन के लिए मुगल साम्राज्य जिम्मेदार है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जान नहीं है तो सीखना को मिलेगा या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो अपने इस नए मिलते रहें फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।